अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप लोग को आइडिया है कि कोरोना की वजह से हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन प्रोसीड हो रही हैं, तो आप लोगों को पहले भी मैंने बायोमैकेनिक्स का ना एक लेक्चर शेयर किया हुआ है। उसी तरह एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का ना ये आपका सेकंड लेक्चर मैं शेयर कर रहा हूँ। इसी का भी इसका जो लर्निंग का मेथड है, इसका वही मेथड है। आप पीपीटी से पहले आप कंसेप्ट लेंगे, आप सारा का सारा कंसेप्ट ले लें, इनको एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा रीड आउट करें, पहले खाली पीपीटीज को पढ़ें। उसके बाद ये जो मैं आपको लेक्चर भेज रहा हूँ वीडियो वाला, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस भी साथ साथ दी हुई हैं, फिर इसको प्रोसीड करें। ये दोनों प्रोसीड करने के बाद फिर आपने अपनी बुक को फॉलो करना है, और जब आप अपनी बुक को फॉलो करेंगे तब ही जाके बाकी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तमाम की तमाम चीज़ें इस पीपीटी स्लाइड में आपको अवेलेबल मिल जाएगी, लेकिन उन बुक्स, इनकी तमाम की तमाम डायग्राम्स, उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, वो तमाम के तमाम आपको बुक में मिलेंगे। आपने इन पीपीटीज को एक्सेप्शनल एंडिंग चीज़ नहीं समझनी कि हमने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ ली, एस्थमेटिक पेशेंट की तो सारी यही की यही है, नहीं। बुक में एस्थमेटिक पेशेंट की डिटेल्ड में इससे भी बहुत बेहतरीन सारी लिखी हुई है, वो भी आपने फोकस करनी है और उसको भी आपने पढ़ना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका ना फोर्थ सेमेस्टर का ना मेनली पहला चैप्टर है, ये एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में है। ठीक है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में एक्सरसाइज फिजियोलॉजी ऑफ द स्पेशल पॉपुलेशन। स्पेशल पॉपुलेशन अब में जेनेटिक्स पॉपुलेशन भी आ जाएगी इसमें, और पीरियड्स की पॉपुलेशन भी आ जाएगी। ठीक है, जेनेटिक्स मीन ओल्ड एज, पीरियड्स मीन मेनली जो बच्चे हैं। ठीक है, अब इसमें डिजीजेज होंगी और उस डिजीज से रिलेटेड आपकी फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी मींस, एक तो जनरली आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी डॉक्टर आतिफ जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो फिजियोलॉजी है एक स्पेसिफिक एनाटॉमी वाले कंपोनेंट्स की, मसल पढ़ रहे हैं, लंग्स पढ़ रहे हैं, उसकी आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसका फंक्शन पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, अब इसमें अस्थमेटिक पेशेंट की लंग्स की एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मसलन एक्सरसाइज करने से पहले, एक्सरसाइज करने के बाद, उसके लंग्स पे क्या अफेक्ट हुआ है एक्सरसाइज का, ये मेनली फोकस ट्राई मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों को ना लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पता लग जाए कि आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या लगे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, इसमें जो जो डिजीज़ आएंगी ना, उन डिजीज़ की क्योंकि रेस्पिरेटरी कंटेंट से रिलेटेड है, उनकी थेरेपी एक जैसी ही है। ठीक है, आपने क्या काम करना है, आपने इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो याद रखने हैं, जो इसमें फार्माकोलॉजी है वो याद रखनी है। राइट, चले अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अस्थमा से। अस्थमा हमारे पास डिजीज़ है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, सुकड़ जाता है। दूसरा म्यूकस प्रोडक्शन होती है। थर्ड वन हमारे पास स्वेलिंग स्टार्ट होती है। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है अस्थमा में, वो होता है विजलिंग साउंड, सीटियों की आवाज़ें आती हैं खांसी लेते हुए। ठीक है, अस्थमा के डायग्नोस्टिक कंटेंट्स में हमारे पास एक तो जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम इनफ्लेक्स अंदर चले जाता है मास्ट सेल्स में, और कैल्शियम मास्ट सेल में जब भी अंदर जाता है तो मास्ट सेल की कंट्रैक्टाइल एबिलिटी को कंप्रोमाइज करता है। मसलन मास्ट सेल जो होते हैं वो हमारे जो सांस की नाली होती है उसे कंट्रैक्ट कराते हैं, वो सुगड़ती है, सांस प्रॉपर नहीं लेता है, जिसकी वजह से अस्थमा प्रोसीड होता है। इसको ट्रिगर करते हैं डस्ट, केमिकल एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी इसको ट्रिगर कर देती है क्योंकि एक्सरसाइज से रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता रहता है। अब ये देखिए कैल्शियम आ रहा है अंदर की तरफ, और कैल्शियम जब मास्ट सेल से अटैच करता है तो ये तीन चीज़ें काम कर देता है। एक ये तो स्वेलिंग के रिस्पॉन्स को प्रोसीड करता है, यहाँ पे आपको पता लग रहा है, ये देखेंगे ये स्वेलिंग को। दूसरा ये ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। तीसरा ये स्मूथ मसल जो होते हैं उनमें कैल्शियम के इन्फ्लेक्स से कंस्ट्रिक्शन और प्रोग्रेस हो जाती है। अच्छा, अब इसकी अस्थमा में सबसे पहले इसकी इम्यूनोथेरेपी होती है। अस्थमा के लिए हम जो हमारी बॉडी में एलर्जेंस हैं उनके ऑपोजिट लेंगे, ताकि वो एलर्जेंस हमारी बॉडी को डिसेंसिटाइज करें। जो जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है, सपोज पॉलन से एलर्जी हो रही है, तो हम जो उसकी मेडिसिन ले रही है वो हमारी बॉडी को पॉलन की एनर्जी से डिसेंसिटाइज कर रही है। ठीक है, अब अस्थमा के रिलीफ के लिए बेटा ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। मेडिकेशन में ये क्रोमोलिन सोडियम ये कैल्शियम के अंदर इन्फ्लेक्स को रोक देती है। बीटा एगनिस्ट जो होती है ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराती है, और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर जो होता है ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो हो रही होती है उसको इनहिबिट कराता है। आखिरी में चीज़ जो सबको पता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और स्टेरॉइड्स और ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर्स हम प्रोसीड करते हैं।
अब ये है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, मींस एक्सरसाइज से अस्थमा किस तरह इंड्यूस हो गया। एक बंदा था वो अस्थमेटिक था, एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल फ्लो था वो अब्रप्ट हुआ, सांस की नाली सिकुड़ी। जैसे ही सांस की नाली सिकुड़ गई तब अस्थमा प्रोसीड हुआ। ठीक है, इसके लिए क्या चीज़ है, इसके लिए एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें हम एक्सरसाइज को लिटिल बिट कंपार्टमेंट्स में करते हैं, एक्सरसाइज को हेक्टिक नहीं करते, उसको शॉर्ट पीरियड में कर लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन जो होता है एक्सरसाइज का उसे कम कर देते हैं। अस्थमा में बेटा ये रिड्यूस होते हैं चांसेस ऑफ अटैक। एक्सरसाइज से पहले अगर एक्सरसाइज करने लगा है पेशेंट, वो अस्थमेटिक पेशेंट है, तो उसके लिए थोड़ा सा वार्म अप पीरियड रखेंगे, एक्सरसाइज का ड्यूरेशन शॉर्ट कर देंगे और फेस मास्क और कोल्ड मास्क इस तरह यूज़ करेंगे कोल्ड इन्वायरमेंट में, कोल्ड वेदर में। ट्रीटमेंट और जो ट्रीटमेंट है फार्माकोलॉजिकल वही है बीटा एगोनिस्ट सॉल्यूटामोल। अब इसके बाद है ट्रेनिंग फॉर द एस्थमेटिक पेशेंट। 3 चीज़ें याद रखिएगा बेटा, जो पेशेंट हैं अस्थमा के लिए उनका स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है विद द एक्सेप्शन ऑफ द स्कूबा ड्राइविंग, विद द एक्सेप्शन ऑफ स्कूबा ड्राइविंग। स्कूबा ड्राइविंग जो डीप डाइविंग करते हैं इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द अदर पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म क्लियर हो जाता है, एक्सरसाइज की वजह से जो कंस्ट्रिक्शन होती है हमारे पास सांस की नाली में वो स्टार्ट हो जाती है। ब्रोंकोडायलेटर्स लेते हैं और इनहेलर्स लेते हैं तो ये प्रोसीड कर देते हैं और ब्रोंकोस्पाज्म खत्म कर देते हैं। ठीक है, दूसरी डिजीज़ है हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD। अच्छा बेटा इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एम्फिज़मा, ठीक है, एक होता है एम्फिज़मा, एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अच्छा, एम्फिज़मा में याद रखना कि एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में नहीं होती। और यही तीनों चीज़ें जो होती हैं ये सांस की नाली को सुकड़ देती हैं। इसकी डेफिनेशन है कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पासेज ऑफ द एयरवे बिकॉज ऑफ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिज़मा। जो हमने वाइटल कैपेसिटीज पढ़ी थी ना, फोर्स, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ये सारे के सारे इसमें डिक्रीज हो जाएंगे, राइट। ये देखें, ये इसमें शो करे हुए हैं वॉकिंग के हिसाब से, और स्लो रनिंग में, वॉकिंग में, स्ट्रेट लाइन्स में कैसे कैसे इफेक्ट होता है। अच्छा, गोल्स क्या होते हैं इसमें? रिड्यूस कर दो आप ऑक्सीजन की अमाउंट को बॉडी में ज़्यादा करें, मेडिकेशन को इन्वॉल्व करें, ठीक है। जो कंप्रोमाइज़ हो रही है जो बॉडी में एबिलिटी, सांस लेने की एबिलिटी, उसको इनहेलर्स से तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज़ थी वो नॉर्मल की तरफ आ जाएंगी यूज़ करके। अच्छा, इंक्रीज़ करनी है एक्सरसाइज टॉलरेंस विदाउट डिस्पनिया, ये आपका आउटकम है फर्स्ट थिंग। और सेकंड में आपने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है सेंस ऑफ वेलबींग। ट्रीटमेंट क्या है COPD की? बेटर ट्रीटमेंट COPD की और अस्थमा की रिलेशन में फिजियोथेरेपी के रिगार्ड्स में देखेंगे तो एक ही है, अगर फार्माकोलॉजिकल देखोगे तो भी एक ही है। बस यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, वहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग थे, इंस्पिरेटरी प्रेशर सपोर्ट लगाते हैं, जो वो ऐसी डिवाइसेस जो होती हैं जैसे माउथ ऑक्सीजन मास्क होता है, ये प्रोसीड करते हैं, या वो ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स जो कि एक्सरसाइज के दौरान आपको एक्सेसिव ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और फ़ौरन ही फटीग की तरफ नहीं जाने देते, ये यूज़ करेंगे। सेकेंडली, इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग, इसमें इंप्रूव करेंगे हम मसल की इंडोरेंस को। और इंटरवल ट्रेनिंग, मसल जो भी एक्सरसाइज प्रोसीड कर रहे हैं उसके दरमियान में आपने हमेशा गैप रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ होती है उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। नॉर्मल हमारा सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक 120 और 80 होता है, प्री हाइपरटेंशन में 120 से 140 की रेंज में चले जाता है, और ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक में 80 से 89 तक। इसी तरह हाइपरटेंशन में 140 से 160 की रेंज तक, और डायस्टोलिक में 90 से 99 की रेंज तक। ये रेंज याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके MCQs में आ सकती हैं, ठीक है। अब आगे हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट्स हमारे पास हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम, इन दोनों को प्रोसीड करना है। बाकी जो चीज़ें नीचे लिखी हैं ना हाइपरटेंशन से रिलेटेड, ये वेट रिडक्शन थेरेपी से रिलेटेड है कि कैलोरी का इंटेक कम करेंगे हाइपरटेंशन नहीं होगा। मसलन चिकनाहट वाली चीज़ें, वो चीज़ें जो इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है वो कम करेंगे तो हाइपरटेंशन से आपको फटीग नहीं होगी और हाइपरटेंशन इन्वॉल्व नहीं होगी। रिकमेंडेशन में बेटा हाइपरटेंशन की जो रिकमेंडेशन में स्पेंडिंग 700 to 2000 किलो कैलोरी पर वीक, ये MCQs है, ये याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेना, COPD, अस्थमा और COPD और हाइपरटेंशन, इन तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए एक्सरसाइज से पहले और बाद में आपने BP ज़रूर लाजमी चेक करना है, ठीक है। एडिशनल रिकमेंडेशंस होती हैं हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, इसके पॉइंट्स हैं, वो याद रखें कि वेट को कम करना है, अल्कोहल की इंटेक को लिमिट करना है, सोडियम इंटेक को लिमिट करना है, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम को मेनटेन करना है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेनटेन करना है, ठीक है। अब आगे है कार्डिक रिहेबिलिटेशन। कार्डिक रिहेबिलिटेशन में बेटा 3 डिजीज़ हैं, एक है एंजाइना पेक्टोरिस, एक है मायोकार्डिक इन्फेक्शन, एक है क्रोनिक आर्टरी बाईपास सर्जरी। एंजाइना पेक्टोरिस मींस, एंजाइना का मतलब होता है हार्ट, पेक्टोरिस पेन,
चेस्ट पेन होती है बिकॉज ऑफ स्कीमा एंड डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से। मायोकार्डिक इन्फेक्शन में हार्ट डैमेज होता है बिकॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज की ऑक्लूजन्स की वजह से। आखिर में देखेंगे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसमें बेटा जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज हैं उनको ग्राफ्ट लगा के कनेक्ट करती हैं हम सेफनेस वेन से और इंटरनल मेमोरी आर्टरी से, ये बात याद रखिएगा। और एक दो पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा याद रखें कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज। बस याद रखें इसे, एमसीक्यूज में आ गए। कॉमन मेडिकेशन में इसमें भी बेटा आपने बीटा ब्लॉकर्स लेने हैं, एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस लेंगे, नाइट्रोग्लाइसिन लेनी है। नाइट्रोग्लाइसिन को सर्कल कर लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ कैबेज। रिलैक्स करती हैं स्मूथ मसल वेन को और एंजाइना के सिम्टम्स को कम करती हैं। अच्छा, ग्रेडेड एक्सरसाइज ट्रेनिंग में ईसीजी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लेंगे। एक्सरसाइज में जैसे जैसे बंदे की एक्सरसाइज इंक्रीज करते जा रहे हैं उसी के हिसाब से हमने ईसीजी भी उसकी करते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ईसीजी में एसटी सेगमेंट एलिवेशंस और कार्डिक के फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी हमारे पास ईसीजी आता है। जैसे ही हम उसकी ईसीजी करेंगे, ब्लड प्रेशर नोट करेंगे और परसीव्ड ऑक्सीजन के रेट्स निकालेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने एक्सरसाइज प्रोसीड करनी है या नहीं। एक्सरसाइज प्रोग्राम के आगे 3 फेजेस होते हैं। फेज़ 1 में इन पेशेंट एक्सरसाइज फेज में पेशेंट क्रिटिकल केयर यूनिट में है, वहाँ उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेकंड फेज होता है आउट पेशेंट एक्सरसाइज, मींस ये आपने पेशेंट को वहाँ से फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हैं, क्लोज सुपरविजन में अब आप उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। थर्ड वन होता है कि पेशेंट को आपने होम भेज दिया, आपकी सुपरविजन कम है लेकिन पेशेंट इस काबिल है कि वो खुद प्रोसीड कर सकता है। कार्डिक रिहेबिलिटेशन के बेटा अफेक्ट्स जो होते हैं, कार्डिक फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन जो होती है वो इनटेक हो जाता है, इस्कीमिया जो होता है उसका रेट कम होता है, कैपेसिटी जो होती है प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज की वो प्रोसीड हो जाती है और वो ज़्यादा हो जाती है। आप देखें इसमें एक्सरसाइज फॉर द ओल्ड एडल्ट्स। ओल्ड एडल्ट्स में VO2 मैक्सिमम डिक्लाइन हो जाती है अबाउट 1% पर ईयर। बेटा ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। इसका बेनिफिट्स क्या होता है, हमें एक तो स्ट्रेंथ मिल जाती है मसल को, एक्सरसाइज को, ब्रीथिंग मसल्स को, लंग्स को। सेकेंडली मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। थर्डली हमारे पास बोन का मैस इंक्रीज हो जाता है। ये तमाम चीज़ें भी एक्सरसाइज में प्रोसीड करती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का आपको पता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो जाती है, मेनली फीमेल्स में ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ दी एस्ट्रोजन और हार्मोनल डेफिशिएंसीज। बोन डेफिशिएंसी हो रही है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेंगे। इसकी ट्रीटमेंट में बेटा 3 है, कैल्शियम लेंगे, वाइटामिन लेंगे, मेनली वाइटामिन डी, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेंगे। ये चीज़ें क्या करेंगे, आपको फ्रैक्चर से प्रिवेंट करेंगी। अच्छा, अब इसमें इंटेंसिटी और ड्यूरेशन एक्सरसाइज की याद रखें। जो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन आप ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स की होती हैं वो होती है 3 to 5 टाइम्स पर वीक। रेजिस्टेंस प्रोग्राम के लिए 2 to 3 टाइम्स पर वीक। इंड्योरेंस ट्रेनिंग अगर आपने ओल्ड एज के पेशेंट्स को करानी है और वो कार्डिक रिहेबिलिटेशन के साथ है तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उसमें ऑक्सीजन की जो मैक्सिमम वॉल्यूम है कैपेसिटी वो ज़्यादा हो जाएगी, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के रिस्क कम हो जाएंगे और बोन डेंसिटी आपकी एक्सेसिवली इंक्रीज होगी। अच्छा बेटा, ये एक स्केल्स होते हैं एक्सरसाइजेस के, ACSM और AHA स्केल्स। ये रिकमेंडेशन होती है एक्सरसाइज की। आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करा रही है तो आपने कितनी देर के लिए करानी है, कितने डेज पर वीक करानी है, और अगर आपने एरोबिक एक्सरसाइज करानी है तो कितने डेज पर वीक करानी है। इसको जैसे लिखी हुई है ना ये कि मॉडरेट इंटेंसिटी 30 मिनट्स होनी चाहिए 5 टाइम्स अ वीक में, इसको इन्हीं तरह ही अपनी कॉपी पे अपनी बुक पे ना लिख लें, ये एमसीक्यूज में आएंगे। आगे है एक्सरसाइज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बेटा 4 मेजर अडॉप्टेशंस होती हैं। एक तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है नियर बाय हाफ, 40 to 50%। दूसरा ऑक्सीजन अपटेक और हार्ट रेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एक्सरसाइज के दौरान। तीसरा कार्डिक आउट भी हाई हो जाता है। मेनली ये चीज़ें जो मैंने ये प्रोसीड करी हैं ये फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स में होती हैं। अब एक्सरसाइज से फीटल भी क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे मदर का हार्ट रेट, मदर का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही फीटस का भी हार्ट रेट, फीटस का बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो अब आपने इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है और इनको ध्यान में रख के प्रोसीड करना है। कोशिश ये करेंगे पहले 2 ट्राइमेस्टर्स में इन एक्सरसाइजेज को लिमिटेड रेंज में करें ताकि इंड्योरेंस डेवलप हो। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नो स्पाइन एक्सरसाइज आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बेटा सुपाइन एक्सरसाइज में जैसे आप नी टू चेस्ट कराते हैं इस तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करानी। और एक टेस्ट होता है उसे कहते हैं टॉल्क टेस्ट। उसमें अगर आप पेशेंट से एक्सरसाइज करा रहे हैं, सपोज ट्रेडमिल पे पेशेंट रन आउट कर रहा है तो उसके साथ आप कोशिश करें इंटरेक्ट भी करें, बातें भी करें। उससे ये होगा कि एक तो उसके बॉडी के मसल्स भी यूज़ हो रहे हैं, दूसरा उसके फेशियल मसल्स यूज़ हो रहे हैं, तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा किस टाइम तक वो प्रोसीड हो सकती है। अब बेटा ये फैक्टर्स हैं दैट आर इंपॉर्टेंट टू द वुमन इन्वॉल्विंग इन द वेरियस एक्सरसाइजेस। मेंटेनेंस, जो भी
एक्सेप्शनल एक्सरसाइजेज जो हैं जो कि क्लाइंट्स के लिए इन्वॉल्व हो रही हैं, उनमें जो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपने पहले थर्मो रेगुलेशन माइंड में रखनी है फीमेल के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंसेप्ट आपको तमाम होना चाहिए, और उसमें सपोज अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ जा रही हैं, स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तीसरी चीज़ होती है ईटिंग डिसऑर्डर। चौथी चीज़ है बोन मिनरल डेंसिटी एबनॉर्मेलिटी। पांचवी होती है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अच्छा बेटा, एक चीज़ होती है उसे कहते हैं एमनोरा। इट इज़ द सेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन जो था वो इट वाज डिक्लाइन, वो क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, बॉडी कंपोजिशन भी हो सकती है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आगे दो इससे टर्म रिलेट हो जाती हैं। इसे कहते हैं, एक कहते हैं एनरोक्सिया नर्वोसा, दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा। एनरोक्सिया नर्वोसा में पेशेंट जो होता है वो समझता है कि मेरा बॉडी वेट ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इसलिए वो स्टार्वेशन करना स्टार्ट कर देता है। और बुलिमिया नर्वोसा में ऑपोजिट होता है, पेशेंट जो होता है वो ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देता है, वो कहता है कि मेरा बॉडी वेट बहुत ही लाइट है, बहुत ही वीक हूँ, वो खुद खाना स्टार्ट कर देता है। इन दोनों चीज़ों में पेशेंट की परसेप्शन गलत होती है, ये बात याद रखिएगा। फीमेल ट्रायड एथलीट ट्रायड में ये नीचे डायग्राम देखिए, इसमें ईटिंग डिसऑर्डर हैं, बोन मिनरल लॉस हैं और एमनोरा रिस्क हैं। ये तीनों जो ट्रायड हैं, ये तीनों कॉम्प्लिकेशंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ईटिंग डिसऑर्डर बोन मिनरल डेंसिटी को इन्वॉल्व करेगी और बोन मिनरल डेंसिटी एमनोरा के रिस्क को इन्वॉल्व करेंगी, राइट। अब फीमेल एथलीट्स में ACL की इंजरी इन द फीमेल एथलीट्स, नी की अनाटमी, ये चीज़ें आपने बायोमैकेनिक्स ऑफ द नी में पढ़ी हुई हैं और अनाटमी में पढ़ी हुई हैं, ये प्रोसीड करनी है वही। स्पोर्ट्स कंडीशन फॉर द चिल्ड्रंस, स्पेशल पॉपुलेशन था ना, अब इसमें चिल्ड्रंस है। चिल्ड्रन में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देखना है आपने, पेशेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करना है, प्रीमेच्योर ग्रोथ देखनी है, उसकी इंजरीज के बारे में हमने पता करना है बच्चों की। बच्चों का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो एज कम्पेयर टू जेनेटिक से अल्टर पेशेंट नहीं होता, और वो बच्चे जो कि जिनको छोटी एज में अस्थमेटिक होते हैं, छोटी एज में किसी भी कंजेंटल डिजीज में इन्वॉल्व होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, तो उनकी एक्सरसाइजेस को आपने कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा और कीनली सुपरवाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी टाइम नॉर्मल लाइन से उतर सकते हैं, किसी भी टाइम वो जो कंडीशन नॉर्मल आपको शो हो रही होगी वो नहीं होगी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन की तरफ चले जाएंगे और स्पाज्म होना स्टार्ट हो जाएगा। एपिलेप्सी एंड द फिजिकल ट्रेनिंग, बेटा एपिलेप्सी में सीजर्स होते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है हमारे पास फ्रॉम द ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन, ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, ये प्रोसीड करता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मिर्गी को कहते हैं, इसमें हमारे पास जो ट्रिमर्स होते हैं पूरी बॉडी में आ जाते हैं, इंजरी हो जाती है, ट्रिमर्स की वजह से इंजरी हो जाती है, और ये जो ग्रे मैटर होता है हमारे ब्रेन में उसके रिगार्ड्स में इंजरी को कॉज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी जो PT मैनेजमेंट है या बायोमैकेनिक्स में पढ़ लेंगे या आप फिजियोथेरेपी में पढ़ लेंगे। आगे है डायबिटीज़ मिलिटस। अच्छा बेटा, ये जहाँ से डायबिटीज़ आगे प्रोसीड कर रहे हैं ना, ये चीज़ डायबिटीज़ वाली ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक की जो चीज़ें हैं ना, इससे पहले वाली जो भी डिजीज़ पढ़ी हैं ये आप लोग बुक से लाजमी पढ़िएगा। इसको बुक से रीनाउन करके पहले आप PPTs ये पूरी की पूरी पढ़ें, उसके बाद सुने, फिर दोबारा से PPTs को रिवाइज करें, उसके बाद आप बुक को कंसल्ट करें। इन तीन चीज़ों को कंसल्ट करेंगे तो आपको ईजिली ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी और कोई भी इसमें ऐसी क्वेरी है भी नहीं। और मैं जोन से टॉपिक अभी आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, ये समझें कि आपके कोर्स में से इजी वाले टॉपिक हैं जो आपको स्टार्टिंग में हम पढ़ा रहे हैं, ताकि इसमें आपका फ्लो बन जाए एक ऑनलाइन की तरफ। जब आपका फ्लो बन जाएगा आप इस चीज़ को खुद ही फॉलो करने लग जाएंगे। PPTs को पहले पढ़ेंगे, बुक को एंड में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद कंबाइंड इकट्ठा रख के जब याद करेंगे तो फिर आपको किसी चीज़ की भी डिफिकल्टी नहीं होगी। चलें ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।